आदाब नाज़रीन, मैं हूं पीर अरफात और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्री न्यूज़। आज हम आए हैं अपनी पार्टी के यूथ विंग लीडर के साथ जिनका नाम है तारिक बख्शी। करते हैं इनसे बात। तारिक बख्शी, आपका खैर मकदम इस चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं पीडीपी की। पीडीपी, आप खुद अपनी पार्टी में हैं। अपनी पार्टी किसकी पार्टी? आप अल्ताफ बुखारी अगर जान सकते हैं हम, अपनी पार्टी खुद एक पीडीपी लीडर थे कुछ साल पहले। अब उसने खुद बनाई है अपनी पार्टी। क्या है ये? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां पर आए और मेरी राय लेनी चाहिए इस मामले में। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जो कायद है, प्रेसिडेंट साहब है अल्ताफ बुखारी साहब, तो उन्होंने जो ये पार्टी बनाई है अपनी पार्टी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई अमेरिका की पार्टी नहीं है, ये कोई दिल्ली की पार्टी नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर की अपनी पार्टी है। और ये छोटे से छोटा बंदा जो है, लेबर क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे कोई अपर क्लास है, ये सब की पार्टी है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमने वो रिवायती तौर पे कुछ लीडर्स लाए हैं, बाकी चीज़ें। अब आप कह रहे हो कि अल्ताफ बुखारी साहब पीडीपी के अंदर थे। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब वहाँ पर फंक्शन कर रहे थे, लेकिन उसको निकाला गया। लेकिन अल्ताफ साहब जिस सर, उसको निकाला गया ना? हाँ सर, वही वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। बेसिकली अल्ताफ साहब जो है, उनका एक ब्रॉड विजन था। वो चाहते थे कि वो कश्मीर के लिए कुछ करे, यहाँ के यूथ के लिए कुछ करे। लेकिन वहाँ की जो क़यादत थी, तो वो उनके साथ उनकी कंट्रोवर्सीज उस टाइम पर चली, जिस टाइम पर अल्ताफ साहब ने बोला था कि मैं काम करना चाहता हूँ कश्मीरियों के हक़ के लिए और मैं यहाँ पर बिल्कुल यूथ को एम्पावर करना चाहता हूँ। अल्टीमेटली उनके कुछ रिफ्ट्स पैदा हो गए। और सर, क्या रिफ्ट? रिफ्ट्स मेनली यही थे कि सर, पैसे कम हुए थे? नहीं सर, एक्चुअली अल्ताफ साहब जो है, आपको ये पता है कि वो बिजनेस टाइकून है, पैसों की कमी उनके पास नहीं है। तो अल्टीमेटली उनका जो अंदर का मकसद था कि मैं यूथ के लिए कुछ करूं, मैं लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे मेंबरान थे जो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। अल्टीमेटली अल्ताफ साहब ने फिर फैसला लिया कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी का मकसद ही होगा कि चाहे यूथ है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे मुलाजमीन है, चाहे बिजनेस वाले हैं, चाहे कोई भी सेक्शन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस। सर, एक मिनट रोक सकता हूँ आपको? सर, बहुत सारी पार्टीज थी, चाहे वो एनसी थी, एनसी का हाथ भी थाम सकता था वो अल्ताफ साहब। उसने अपनी ही पार्टी क्यों बनाई? देखिए सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर वापस आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप नाम ले रहे हैं उन पार्टीज़ का जो यहाँ पर कुछ रिवायती पार्टीज़ है। अगर आप एनसी की बात कर रहे हो, तो पिछले 70 सालों के अंदर, 75 ईयर्स के अंदर हर बार उनका यही दावा होता है कि इस बार हम यूथ के लिए जॉब पॉलिसीज़ लाएंगे, इस बार हम ऐसा करेंगे, इस बार आप देखिए कि हालात चेंज हो जाएंगे। लेकिन बार बार उनका यही कहना, फिर उसके बाद हुकूमत आने के बाद फिर वो नायाब हीरे बन जाते हैं। फिर उसके बाद एक एक साल के बाद उनका मुंह देखा जाता है। अल्टीमेटली लोगों के साथ उनकी कोई वाबस्तगी डायरेक्टली नहीं रहती है। तो नॉर्मली अल्ताफ साहब इस टाइम पर भी आप देखिए, अब इस टाइम पे कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, अल्ताफ साहब इस टाइम पर भी आउटरीच कर रहे हैं। लोगों का दावा है ना, अल्ताफ साहब से बोलते हैं, अभी कुछ किया ही नहीं। देखिए सर, एक्चुअली ये है कि हम इस टाइम पे सारे लोगों को ये बोलना चाहता है कि आप हक को साथ दीजिए। और ये क्लियर बात है कि हक और बातिल के अंदर जिस टाइम पे आपस में लड़ाई होती है, तो जीत हमेशा हक की ही होती है। और हम यहाँ पर हक की सियासत करने के लिए निकले हैं। हमारे पास कोई झूठ का सहारा नहीं है। हम लोगों को कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो हम कल कर नहीं सकते हैं। सर, आपने खुद हाथ थामा अल्ताफ साहब, क्या उसके पास पैसा है ज़्यादा कि आपने इसलिए हाथ थामा अल्ताफ साहब को? नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि अल्ताफ साहब का हाथ मैंने इसलिए थामा, अपनी पार्टी का हाथ मैंने इसलिए थामा क्योंकि अपनी पार्टी के पास एक क्लियर विजन है। सर, नई पार्टी भी है ना, मगर लेकिन उनके पास एक क्लियर विजन है। इस टाइम पर मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अपनी पार्टी जो है वो इस टाइम पर उस कंडीशन में है, उस स्टेटस में है कि हम इस टाइम पे जेएंडके के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। और
ये खाली बोलने की बात नहीं है, आप खुद भी देख लीजिए कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो किस लेवल से हो रही है, और लोग जो है वो बाकी पार्टियों से निकलकर हमारा हाथ थाम रहे हैं। हकीकत बात यही है कि हमारे पास जॉब पॉलिसी होगी, हमारे पास यूथ के लिए कुछ होगा, हमारे पास मुलाजमों के लिए कुछ होगा, हमारे पास ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता अपनी पार्टी के पास एक पॉलिसी है, और मैं उस पॉलिसी को, मैनिफेस्टो को देखकर अपनी पार्टी के अंदर आया हूँ। सर, अगर देखा जाए अल्ताफ़ साहब को एक खुद बिजनेसमैन है, वो इससे बगैर भी, पॉलिटिक्स के बगैर भी अपना काम, पैसा भी कमा सकता है। ये अल्ताफ़ साहब ने पॉलिटिक्स ही क्यों चुना अपना बिजनेस साइड, और उसके बावजूद एक सियासी बंदे ने कहा कि अल्ताफ़ साहब को बिजनेस ही ठीक, उसको सियासी कुछ नहीं पता है। नहीं, एक्चुअली सर ये तो बेसिकली लोगों की एक राय है। अल्ताफ़ साहब जो है वो नॉर्मली आप देखिए वो प्रीवियस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। उन्होंने इवन यहाँ अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन जीता है, और इस टाइम पे क्लियरली उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अमीरा कदल के डिफरेंट इलाकों में दिख रही है। और अल्ताफ़ साहब का सपोर्ट खाली इस टाइम पे अमीरा कदल से नहीं आ रहा है, और इस टाइम पे JNK के हर कॉर्नर से सपोर्ट आ रहा है। आप स्टेटस चेक कीजिए, किश्तवाड़ के अंदर हमारी ज्वाइनिंग है, सांबा के अंदर हमारी ज्वाइनिंग है, रियासी के अंदर हमारी ज्वाइनिंग है। कल हमारे जम्मू का ऑफिस जो है वहाँ पर इस टाइम पे बिल्कुल एक पॉलिसी के तहत आउटरीच हो रहा है। बीजेपी की ज्वाइनिंग भी बहुत सारी हो रही है। देखिए सर, यहाँ पर इस टाइम पे हर कोई पार्टी जो है वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने दिमाग में ये रखा है कि हम लोगों को डॉच नहीं करेंगे, हम लोगों को वो बात ही नहीं बोलेंगे कि जो हम कल कर नहीं सकते हैं। हमने दिमाग में रखा हुआ है कि सच की सियासत करनी है, ताकि हमें कल लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सर, अल्ताफ़ साहब कब 500 यूनिट देंगे? मैंने आपको पहले ही वो बोला, खाली 500 ही यूनिट की बात नहीं हुई है, और भी मैं आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल 500 यूनिट विंटर के अंदर फ्री अल्ताफ़ साहब ने बोला है, और इवन वो लड़कियां, गरीब लड़कियां जो है उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में वो यहाँ पर कुछ विडोज़ है उनको 1000 रुपये देकर, आज के ज़माने में 1000 में आएगा क्या? तो हमारी पॉलिसी ये है कि 1000 के बजाय हम उनको 5000 देंगे। उसके बाद ऑल ओवर JNK स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम वापस एनहांस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर कैजुअल लेबर्स का मसला है, कैजुअल लेबर्स के साथ हमने वादा किया है कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी तो फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर हम उनको रेगुलराइज करेंगे। सर, आपको रोकना चाहता हूँ, इससे पहले आपको लगता है कि 60 के बाद गवर्नमेंट रिटायर क्यों करती है? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या बोलते हैं। जैसे अल्ताफ़ साहब ने इससे पहले शिया कम्युनिटी के खिलाफ बोला था, या आज कल की बात है आज़ाद साहब ने भी बोला कुछ, इधर पंडित ज़्यादा, ये ब्राह्मण कौम है, ये क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आज़ाद साहब ने क्या बोला, और आज़ाद साहब जो है वो बहुत ही कदावर लीडर है, तो उनकी अपनी एक सोच है, उन्होंने किस नज़रिए से बोला होगा वो उनको पता होगा। तो अल्टीमेटली मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। हाँ, मुझे पता है कि हमारी अपनी पार्टी के जो कायद है प्रेसिडेंट साहब अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं उनके शाना बशाना इस टाइम पे काम कर रहा हूं, और उनका खाली एक ही हमेशा मुताला होता है कि हाँ, हमें काम करना है, हमें हक की सियासत करनी है, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो हम कल कर न सके। सर, सियासी वैसे करेंगे कि शिया कम्युनिटी के खिलाफ जाएंगे? देखिए सर, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फ़िरके हैं। अगर मैं बात करूँ, शिया कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी है, बरेलवी कम्युनिटी है, जमात इस्लामी कम्युनिटी है, अहले हदीस कम्युनिटी है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ है। लेकिन एक बात आप पहले ये मान के चलिए, हमारा खुदा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, और हमारी टीचिंग सेम है, और हम सारे आपस में भाई भाई है। खाली वही नहीं, इवन सिख मज़हब के लोग भी यहाँ पर है, बौद्ध मज़हब के लोग भी है, हिंदू भी हमारे भाई है, इंसानियत के नाते वो भी हमारे भाई। शिया कम्युनिटी बहुत हर्ट हुए जब से ये अल्ताफ़ साहब ने बोला शिया कम्युनिटी के खिलाफ, क्या करें? नहीं सर, एक्चुअली आप जो कह रहे हो कि उनके खिलाफ बोला, उन्होंने डायरेक्टली कोई भी ऐसा स्टेटमेंट खिलाफ नहीं दिया है। सर, वो वायरल हुआ है।
सर एक्चुअली देखिए, नॉर्मली उन्होंने जो बात बोली थी तो उनका मेन मकसद उस टाइम पे एक था। यहां पर अब उस चीज को उस तरीके से लिया जाता है। उनका नॉर्मल वे था, कहने का मतलब उनका सिंपल था कि कश्मीर के अंदर, खास तौर पे मैं कह रहा हूं, कश्मीर के अंदर जिन बंधु ने यहां पर मार दाड़ बाकी चीजें किए और आज वही हमसे हमदर्दी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको सियासती रंग दिया गया। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं इस बारे में। नॉर्मली अभी आपने बोला पीडीपी के अंदर, नॉर्मली मैं आपको सिंपल एक बात बोलूंगा। यहां पर 1989 के अंदर मुफ्ती साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे सेंटर के अंदर, और उस टाइम पर वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। सर एक मिनट रुका जाए तो, सर आपका नाम है तारिक बख्शी साहब, बख्शी की दौर में क्या हुआ था? देखिए सर, इसके पीछे मुझे थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा। लोगों को कहना है बख्शी खारिज ले लें। देखिए असल में ये है कि मैं ये लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि अपनी हिस्ट्री आप देखिए, और एक होता है कही सुनी हिस्ट्री, प्रोपेगेंडा हिस्ट्री, दूसरी होती है रियल हिस्ट्री क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं पीछे इसमें जाना चाहूंगा, फिर थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। क्या लोगों को आपके लिए आपको मतलब पहले सुनना होगा आपकी हिस्ट्री? नहीं सर, मेरी हिस्ट्री नहीं, अपनी पार्टी सुनाएगी हिस्ट्री। नहीं, एक्चुअली इस टाइम पर मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो कुछ फैक्ट से मतलब ज़हनियाब हो जाए। देखिए असल में कश्मीर के अंदर 1947 से आगे यहाँ पर एक शख्सियती राज चल रहा था, और उसके खिलाफ एक पार्टी नमूदार हुई थी, और वो हुई थी 1931 के अंदर। तो 1931 के अंदर शेख साहब उसकी क़यादत कर रहे थे, और उस टाइम पे एक एपिसोड हुआ था ऐसा, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। अल्टीमेटली वो पार्टी आगे चली, लेकिन जो शख्सियाती यहाँ पर जो उस टाइम पे हुकूमत थी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को उस टाइम पे जेल में भरा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चली थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोला गया था कि ब्रिटिशर्स को यहां से निकालो, लेकिन कश्मीर के अंदर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली हुकूमत नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसी जगहें थी जहां पर मतलब एक किस्म से मोनार्की सिस्टम था। यहां पर एक किंग हुकूमत कर रहा था, लेकिन उनके पीछे ब्रिटिशर्स थे। सर पॉलिटिक्स बंदे थे वो बोल रहे थे कि अल्ताफ साहब चाहता था कि मैं पीडीपी पे खुद हुकूमत करूं, मैं सीएम खुद बनूं। नहीं, पहले मैं यहाँ पर आपको उस बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ टाइम, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ज़रूरी बोलना है। हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। उसमें हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जे.एंड.के था। और हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चला और वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम हो गया, वो इंडिया के अंदर। लेकिन यहां पर हरी सिंह का दौर था। हरी सिंह ने उस टाइम पे बोला कि न मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूं, न मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं। ये उस टाइम पे हरी सिंह के ऐतिहासिक वर्ड थे कि मैं कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूं। तो उस टाइम पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो थे, या सॉरी शेख साहब जो थे, वो उस टाइम पर हरी सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां पर मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं। 1947 के अंदर जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वही हरी सिंह जो है वो सदर रियासत बने और शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि लोग उस टाइम पे शख्सियाती राज के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, उसमें भी बाज़ाब्ता हरी सिंह था, शेख साहब था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। जो इस टाइम पे 370 आर्टिकल बोल रहे हैं, उस टाइम पे ये बिल्कुल फ्रेम हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हरी सिंह जो है, उसके बाद उनका बेटा आया जिनका नाम था करण सिंह, और करण सिंह और शेख साहब के बीच में एक कंट्रोवर्सी उठी। कंट्रोवर्सी उठने के बाद करण सिंह साहब ने जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया, जो आज यहां पर देखा जा रहा है कि एनसी और कांग्रेस आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं उनको कि ये वही जवाहरलाल नेहरू है और ये शेख साहब उसी पार्टी में है। उसी जवाहरलाल नेहरू ने, उसी कांग्रेस ने शेख साहब को 11 साल जेल में रखा था। और अब यहां पर बात आती है बख्शी साहब की। उसके बाद बख्शी साहब ज़ेर हुकूमत आए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो शेख साहब ने साइन किया था। बख्शी साहब जिस टाइम पर यहां पर पीएम बने, मैं आपको गिनकर बोलना चाहता हूं कि उनके दौर में क्या हुआ।
अगर उनको एक लेबल दी जाती है, लेकिन हवा में लेबल दी जाती है। उन्होंने उस टाइम पे क्लियरली बोला कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। जवाहर टनल बख्शी के दौर में हुई, एग्रीकल्चर लैंड यहां पर सैलाब का शिकार होता था। उस टाइम पर आप ये रामबाग से ये फ्लड चैनल देख रहे हो, बंड्स देख रहे हो, उस टाइम पर बख्शी के दौर में ये हुई। उसके बाद उसका वो खुद एक अनपढ़ था, लेकिन उसका विजन बहुत ब्रॉड था। उसके बाद उसने कहा हमारे कुछ अपने डॉक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसी के दौर में बना। यहां पर आरईसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी उसी के दौर में बना। एग्रीकल्चर कॉलेज वो भी उसी के दौर में बना। श्रीनगर को कनेक्ट किया गांव के साथ, वो भी उसी के दौर में बना। आज आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स देख रहे हो, फ्री एजुकेशन सिस्टम, ये भी उसी दौर में हुआ है। और इवन उसने मोबाइल स्कूल्स फार फ्लंग एरियाज में खोले थे, लेकिन उसने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। और उसके बाद शेख साहब जब 11 साल के बाद छूट कर आते हैं, तो बख्शी साहब को उसके बाद रिप्लेस किया शमसुद्दीन ने, ख्वाजा शमसुद्दीन ने। शमसुद्दीन को रिप्लेस किया अब्दुल सादिक साहब ने। लेकिन बदकिस्मत चैप्टर हिस्ट्री का यह है कि सादिक साहब जो कांग्रेस के थे, यहां पर हमारा सदर रियासत था, यहां पर हमारा अपना पीएम था। सादिक साहब कांग्रेस के थे और उसी दौर में सदर रियासत को कन्वर्ट किया गया गवर्नरशिप में, पीएम को कन्वर्ट किया गया सीएम में। यही सादिक साहब पीएम भी रहे हैं, यही सादिक साहब जो है सीएम की कुर्सी पर भी बैठे। उस टाइम पे एनसी जो थी, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस टाइम पे एजुटेशन में क्यों नहीं आए कि हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है? प्रेसिडेंट जो है वो उसमें जा रहा है। लेकिन उसके बाद 1975 में शेख और इंदिरा का एक अकॉर्ड होता है और कॉमन कैंडिडेट शेख को किया जाता है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन हमारे कानून को तो उसी टाइम पर छेड़ा गया था जिस टाइम पर सदर रियासत को चेंज किया गया था, जिस टाइम पर पीएम को कन्वर्ट किया गया था सीएम के अंदर। आज जो ये कह रहे हैं कि, लेकिन उस टाइम पर था कौन? एक तरफ से एनसी थी, एक तरफ से कांग्रेस था। इवन ये सारा जो इस टाइम पे 370 है, ये टेम्पोररी है। उस टाइम पर वहां से कांग्रेस थी, यहां से उस टाइम पर एनसी थी। एक बिल एक पास करवानी थी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये परमानेंट बन जाता। आज जो आप देख रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहते हैं, ये दिखावा है लोगों के लिए। अगर इनके पास सच में 370 का दर्द होता तो इन्होंने फिर बहुत पहले ही इसको परमानेंट किया होता। हम 370 पर बिल्कुल सटिक है। हम कहते हैं 370 जो है ये कश्मीरियों का हक है, जेएंडके का हक है, और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। लेकिन हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते हैं। आपने बहुत सारी हिस्ट्री बताई, अगर आप उसी हिस्ट्री में जाए 337-35 से सारे लीडर्स गए, अल्ताफ बुखारी साहब नहीं गए। किस टाइम पर? 370 सुप्रीम कोर्ट। सर मैं वही बात आपसे बोल रहा हूँ। मैं आपसे आप मेरी बात पहले बोलता है इंशाल्लाह वापस आएगा, उसके बाद बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में है ये मसला। ये क्या है सर? देखिए मैं आपको सिंपल पहले ही डिस्कस बाहर करके, देखिए सर मैं आपको सिंपल एक बात इसमें बोलूंगा पॉलिटिक्स के बगैर। 370 जो है, 370 खाली 2 तरीकों से वापस आ सकता है। या तो हमें लोकसभा के अंदर 1/3 मेजॉरिटी दिखानी है, और यह पॉसिबल नहीं है कि हमारी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो 1/3 मेजॉरिटी पूरे इंडिया के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस जो इस टाइम पर अगर 370 को वो कहते हैं कि ये वापस आना चाहिए, मैं आपसे इस चीज पर बेट लगाकर बोलता हूं कि उनके जो नेशनल लीडर है वो एक बार नेशनल मीडिया के सामने ये बोले कि जिस टाइम पर हमारी हुकूमत आएगी 370 हम वापस करेंगे। लेकिन हाँ, हमने भी अपने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन हम दिखावा नहीं करना चाहते हैं। हम वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं रहना चाहते हैं मीडिया के सामने। ये तो दिखावा है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, जिस टाइम पर एनसी यहां से थी, उधर से कांग्रेस था, और उस टाइम पर ही अगर एक बिल पास हुई होती राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, आज ये मसला ही नहीं होता। उस टाइम पर ये लोग जो सारे थे ये अपने शीश महलों से बाहर ही नहीं आते थे। सर महबूब मुफ्ती की हुकूमत थी, उसी वक्त 370 की ये पिटिशन हुई थी, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जहां पर बहुत सियासत चलती है इन मामलों में, यहां पर हर कोई पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि हम यूथ के लिए ये करेंगे वो करेंगे। यहां पर मैं एक सिंपल एक फैक्ट आपको ये बोलना चाहता हूं कि
जिस टाइम पर मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई थी 2002 के अंदर, सबसे पहला हीलिंग टच पता है उसने क्या दिया हमें? जो आप ये एयरपोर्ट रोड देख रहे हो ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एयरपोर्ट रोड जो आप देख रहे हो ना, फ्रॉम रामबाग टू हुमामा, इसमें इस तरफ से भी दुकानें थी, इस तरफ से भी दुकानें थी, और वो जो दुकानदार थे उसमें हमारा यूथ था, उन्होंने बैंक से लोन लिया था और वहां पर वो अपनी दुकान चला रहे थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को उनको हटाना था, उनके लिए पहले एक पॉलिसी खड़ी करनी थी, क्योंकि उससे प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उन्होंने ही उनको दिया था बनाने के लिए। मुफ्ती साहब ने उस टाइम पे एक ऐसा ऑर्डर निकाला, हुशमुश, बोला कि ये सारे दुकान बंद कर दो। आप आज भी देखोगे वहां फ्रंट साइड में शटर नहीं है, लेकिन वो मुफ्ती साहब का गिफ्ट था। उसने उस टाइम पर उन 400-500 बंदों के बारे में सोचा ही नहीं कुछ। अगर सच में उनके दिल में कुछ था, चाहे मैं कहता हूं कि एक बंदे के हुकूक अगर पामाल किए जाए, वो माना जाता है कि पूरी आलमी इंसानियत के पामाल हो रहे हैं। वो 350 बंदे जो थे वो फाकों पर आ गए, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। आज भी मैं उसमें कुछ बंदों को जानता हूं, आज तक वो मजदूरी करके वो बैंक का पैसा लौटा रहे हैं। लेकिन अगर वो इलीगल ही थे, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने तो उनको परमिशन दिया था ना वहां पर, अगर उनको अब रिहेबिलिटेट करना था, लेकिन उसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए। 1989 के अंदर मैं आपसे बोल रहा हूं, अब सपा जो है, आर्मी स्पेशल पावर फोर्स एक्ट, ये मुफ्ती साहब जिस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, ये उस टाइम पर आया है, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एनसी थी 2002 के अंदर। जिस टाइम पर ये लोगों के पास आए, इसी चीज पर वोटिंग हुई, हम अब सपा को हटाएंगे। एक तरफ से ला रहे हैं, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं। अब दूसरी तरफ से जब लोगों के पास आ रहे हैं कहने के लिए कि हम अब सपा को हटाएंगे, उस टाइम पर इनका नारा था कि ये एनसी ने लाया। एनसी तो खाली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी, लाया तो वो था होम मिनिस्टर साहब ने, जो मुफ्ती साहब उस टाइम पे सेंटर में थे। और हमारा जो कौम है ये मासूम कौम है, यहां हमारे लोगों को बैकग्राउंड में क्या चलता है उनको ये चीज पता नहीं चलती है। आज फिर से वो हमारे पास आ रहे हैं वही नाटक लेकर। आपसे मैं कह रहा हूं, क्या आपको भरोसा है कि फिर से ये गवर्नमेंट आएगी और यूथ के लिए कोई पॉलिसी होगी? सर बीजेपी अभी डेवलपमेंट बहुत कुछ कर रही है। देखिए, उनका काम है, ये सेंटर में उनकी हुकूमत है, और वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यहां पर इस टाइम पे हम तो डायरेक्टली इस टाइम पे गवर्नर के अंडर है, और इस टाइम पर बीजेपी जो है उनको करना ही करना है किसी भी हाल में। वो नहीं करेंगे तो तुर्की से आएगा कोई बंदा, अमेरिका से कोई बंदा आएगा। सर बहुत सारी पार्टीज है, वो भी कर सकती, चाहे वो अपनी पार्टी भी हो, चाहे वो पीडीपी भी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे नेशनल कांग्रेस, वो भी तो ये इतनी सारी डेवलपमेंट कर सकती है। कुछ ही सालों में बीजेपी ने इतनी सारी डेवलपमेंट की, चाहे आप देख सकते हैं G20 में कितना डेवलपमेंट किया, या बाकी जगहों पे। सर मेरा भी यही सवाल है, अगर बख्शी साहब ने कुछ साल हुकूमत की, उसने टनल लाई, फ्लड चैनल लाए, मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज, इतने सारे, महाराजा के टाइम पर अमर सिंह कॉलेज बना। आपकी हुकूमत होगी तो आप क्या लाएंगे? इंशाल्लाह अगर हम पावर में आए, हमारा जो फोकस है वो सबसे पहले तो एक ही बात चल रहा है कि 500 यूनिट 500 यूनिट 500, ना, उससे ज्यादा कोई नहीं। ये तो नॉर्मली, मतलब इस टाइम पर, क्योंकि अभी ये बिजली का क्राइसिस चल रहा था तो उस बेस पर नतीजा अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें भी हमारे पास पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि अभी मतलब किसी जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा था इससे रिलेटेड कि आप कैसे वो मैनेज करोगे। हमारी जो आइडेंटिफाइड कैपेसिटी है, मतलब हम बिजली कितनी उठा सकते हैं कश्मीर से, वो 10,000 मेगावाट है, लेकिन हम इस टाइम पे खाली 2,500 मेगावाट वहां से हासिल कर रहे हैं। हम जिस टाइम पे हुकूमत आएंगे, हम टेक्निक्स लाएंगे, मशीनरी लाएंगे, बाहर की कंपनी से बात करेंगे। सब ने बोला सर, सब ने बोला, चाहे किसी भी हुकूमत हो, सब ने बोला हम ये करेंगे। देखिए सर, फिर कोई कम से कम एक बात तो इस टाइम पे आपको ये माननी पड़ेगी कि कहते हैं आजमाए हुए को आजमाना जो है वो बेवकूफ़ी होती है। अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, यहाँ पर पीडीपी ने भी हुकूमत की है, एनसी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, और लोगों ने उन सबको आजमाया हुआ है, सब ने दावे किए, लेकिन अपनी पार्टी ने अभी यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं की है। हम इस टाइम पे खाली अपना इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं। ना तो आप कह सकते हो कि आपने गलत किया, लेकिन सर लेबल तो पीडीपी की है ना अल्ताफ साहब। नहीं, एक्चुअली उसी से तो उड़ गया अपनी पार्टी। देखिए, बेसिकली हम कहते हैं कि सियासत में आने के बाद इंसान जो है ये लर्निंग फेज में रहता है, और अगर ये अल्ताफ साहब पीडीपी में थे, उनका इंटेंशन हमेशा सही का था, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं निकले हैं, उनको निकाला गया।
सर इतनी सारी पार्टीज़ है, क्यों ज़रूरत है बाहर के बीजेपी यहाँ लाने की? यहाँ भी हो सकता है, ये खुद डेवलपमेंट कर सकती है यहाँ की, इन्होंने नहीं की, बीजेपी ने की। सर यही सवाल मेरा भी है। जो हमारी हमारी लोकल रीजनल पार्टीज है, ये लोगों के साथ सिंसियर नहीं है। आप देखिए, एक नॉर्मल एमएलए जब बैठता है, उसकी नॉर्मल मंथली सैलरी क्या होती है? 60, 70, 80 हज़ार। उसके बाद पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देखिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहां से आती है या कहां से आई है। अगर वो सिंसियर होते, मैं कहता हूं कि उनके पास एक छोटा सा फ्लैट होता। बिजनेस बैकग्राउंड तो किसी का है नहीं, खाली सियासत पे ही चल रहे हैं। उन्होंने सियासत को प्रोफेशन बनाया है, जबकि सियासत एक नोबल काज है। और मैं कहता हूं कि एक बंदे को यह किस्मत होती है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करे। मैं कहता हूं आपसे कि एज अ मुस्लिम मुझे फेथ है कि आखिरत में दो बंदों को सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, एक है हुक्मरान और दूसरे है जो हमारे मौलवी प्रीचर्स है। सर अल्ताफ साहब को जेड सिक्योरिटी है, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में इलेक्शंस में जीतेंगे? जड सिक्योरिटी है तो बाकी जो हमारे लीडरान हैं उनको भी है, लेकिन बदकिस्मती से इस बात को बहुत सारे उछाल रहे हैं। लेकिन सर अल्ताफ साहब खुद गई अमित शाह के पास जाते रहते हैं, क्या कहना चाहिए? सर सिंपल बात है, क्या हुकूमत लेकर बीजेपी का ये गठबंधन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब श्रीनगर में? सर देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर यह सवाल अक्सर किया जाता है कि अल्ताफ साहब अमित शाह के पास गए। सर मुझे एक बात आप समझाइए, अमित शाह के पास नहीं जाएंगे तो जॉर्ज बुश के पास जाएंगे, पाकिस्तान में इमरान खान के पास जाएंगे, नवाज शरीफ के पास जाएंगे। इस टाइम पे सदाकत यही है ना कि हमारे वो होम मिनिस्टर है। अगर हमें इस टाइम पे किसी प्रॉब्लम का सामना हो रहा है, हम अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाए? लेकिन मैं कहता हूं कि अल्ताफ साहब फिर भी उनके पास जा रहे हैं, अपने लिए तो नहीं जा रहे हैं, लोगों की बहबूदी के लिए जा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो है, बाकी लीडर जो है, ये किस ईगो में बैठे हैं? सर अगर बात करें मुनीश, कल के दौर में आपका अल्ताफ साहब फिर से आएगा सीएम के रोल में, लेकिन आने वाले दिनों में उमर साहब ने बोला कि यहाँ से एम्बुलेंस जाती, यहाँ से टू 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 हो रहा है और सड़क बंद कर दी गई है, और उनके दौरान भी वही होता था, तो ये क्यों? देखिए सर, सिंपल एक बात में यहाँ पर आपका कहना है ना यहाँ शांति है, आप कुछ मिलिटेंसी नहीं है, बाकी सब यहाँ शांति है। ये किनका कहना है? बीजेपी वालों का। बीजेपी का ना, ये उमर साहब का भी कहना है। क्योंकि अगर यहाँ शांति नहीं होती तो आपको लगता है कि उमर साहब पैदल लाल चौक में चलते? मैं वही बोल रहा हूँ, फर्क है ना। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ सदाकत है ये, यहाँ तो फर्क आई है। हम तो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शन करे। उमर साहब ने पहले बोला ही नहीं टू 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 हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि उनकी हुकूमत में भी वही सिस्टम था। आज तो हमें कोई गिला ही नहीं है, आज तो हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। इस टाइम पर गवर्नर साहब के पास अगर हमें जाना होता है तो हमें 3 मंथ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और लोकल नुमाइंदे सामने आने चाहिए, ताकि लोग जो इस टाइम पे मुसीबत के शिकार है। आपको लगता है इलेक्शन हो जाएगी? उम्मीद यही कर सकते हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट ये यूएलबी इलेक्शंस है या पंचायत इलेक्शंस है, तो ये तो ऑलमोस्ट डन है कि ये होने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि श्रीनगर के अंदर जो इस टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम बिल्कुल मेजॉरिटी में यहाँ पर आएंगे। और उसके साथ साथ में हम इस टाइम पर पूरे ऑल ओवर JNK में वर्कआउट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट फेज़ में जिस टाइम पर इलेक्शन होंगे, हमें किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पॉलिसी है और लोग हमसे मिल रहे हैं। और मैं इस टाइम पर भी अपने यूथ से, मतलब यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आइए हमारे पास, और उसके बाद हम आपका सुनेंगे। उसके बाद आप अपनी जो पॉलिसीज़ है, कुछ है, वो हमें आप बोलिए, क्योंकि मैं कोई एलियन नहीं हूं या मेरा कोई सियासती बैकग्राउंड नहीं है। सारे पॉलिटिशियन यही बोल रहे हैं, आप आइए मेरे साथ, हम सुनेंगे। आप क्या सुनेंगे ये पता ही नहीं। सर देखिए, अगर मैं कोई रिवायती पॉलिटिशियन होता या मेरे बाप ने सियासत में 10 साल दिए होते, मैं खुद बेस से आया हूं। एक बादशाह को बोला गया था कि रियासत में कहत हो गई, उसने कहा 7 सालन के बजाय 6 साल कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको शायद पता था कि
मेरी जो सारी रियासत है वहाँ पर 7 सालन पक रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसने दर्द देखा होता है ना, उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। हम उस बेस से आए हैं। मुझे पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मुझे पता है कि जिस टाइम पर एक बंदा पढ़ा लिखा होता है तो उसके बाद उसको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद MSc हूं, मैंने सेक्रेटरीट के 50 चक्कर लगाए हैं। उसके बाद मुझे पता है कि हमारी फाइल एक थी, वहां पर सांप सीढ़ी उसको बनाया जाता था। आपको लगता है पार्टी ज्वाइन करके ये सब ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद यही है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। सर आप अपनी पार्टी से हैं, ठीक है, आप अपनी पार्टी से, अल्ताफ बुखारी की पार्टी से, परसों 8 मुहर्रम था, 8 मुहर्रम गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, 10 मुहर्रम क्यों नहीं किया? अल्ताफ साहब भी जा सकते थे ना गवर्नर के पास, नहीं 10 मुहर्रम तब से। और पॉलिटिशियन इतने सारे पिछले सालों से ना NC ने किया, ना PDP ने, ना कांग्रेस ने किया, ना अपनी पार्टी ने, ऐसा क्यों? आप ऑन रिकॉर्ड चेक, गवर्नर खुद आए वहाँ पर। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए कि अल्ताफ साहब का क्लियर एक उसमें बयान था कि चाहे उसमें वो मुहर्रम का जुलूस का मसला था, चाहे उसमें यात्रियों का मसला था, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम सेक्युलर है। सर उससे पहले भी था ना ये। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस टाइम पर ये तो मैं कहता हूँ LG गवर्नमेंट जो है उनका एक बड़ा काम है कि आज उन्होंने शिया कम्युनिटी को एलो किया है इस तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम हुकूमत में आएंगे, हुकूमत चेंज हो रही है सर, हो रही है, रिवायती सियासत जो है वो अब नहीं चलेगी। हमारी जो कौम है, हमारा जो यूथ है वो बेदार हो गया है। अब गानों से सियासत नहीं चलेगी, अब महफिलों से सियासत नहीं चलेगी, अब डाबर से सियासत नहीं चलेगी, अब रियल फैक्ट से सियासत चलेगी। जहांगीर घंटाघर में डांस से सियासत चल रही है। आपने देखा घंटाघर में परसों LG गवर्नर ने इनॉग्रेशन की है और डांस कर रहे थे सारे। देखिए सर, ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी बंदे को अपने तरीके से जीने का हक है। आपको लगता है रात भर अब लोग चलते हैं, 2 बजे रात भी निकलते हैं, यानी कि 5 बजे ऑटो वाला बेचारा घर जाता है? हम भी यही चाहते हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म इतना बढ़ जाए कि हमारी ये इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो जाए कि हम स्विट्ज़रलैंड को पीछे कर जाए। आपको लगता है अगर आप हुकूमत में आ जाएंगे फिर आप डेवलपमेंट चेंज करेंगे? इंशाल्लाह। देखिए, आप उसी बात को मानकर चल सकते हो जो मेरी ज़बान है, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या है वो आप नहीं जान सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना इस टाइम पे खाली बोल सकता हूँ कि मेरी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है ये इस टाइम पे फोबिया के शिकार हुए हैं। ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर अक्सर बोला जाता है कि सियासत गंदी है, सियासत गंदी है। लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ, सियासत एक नोबल काज है, और अगर आपको हुक्मरानी मतलब करने का मौका मिले, आप उस तरीके से करो जैसे हमको सिखाया गया है। सर आप एक खुद चेयरमैन है, अल-गज़ाली स्कूल के ट्रस्टी हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने यूथ विंग ज्वाइन किया? अल्ताफ बुखारी, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इकबाल कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अंदर घर में बैठकर चाय पीकर गॉसिप करना अपने घर वालों के साथ और बोलना कि अरे उस हुकूमत ने ये किया, उस हुकूमत ने वो किया। लेकिन अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो बाहर जो गटर होता है उसको देखकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये गटर गंदा है, गटर में डूबना पड़ता है। उसके बाद ही खुद देखा सियासत क्या है, अपनी पार्टी ज्वाइन करके। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं खाली अपनी पार्टी ज्वाइन करके, आप तो अपनी पार्टी ज्वाइन, बहुत सारी सियासी पार्टी है, आपने तो वो ज्वाइन ही नहीं की। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने अपनी पार्टी तो ज्वाइन की ना। देखिए अल्ताफ साहब के पास इतना पैसा है, बिजनेसमैन है, सियासी बंदा है। आपसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि आपकी नज़र में और कौन सी पार्टी है जिसका हाथ में थाम? इतनी सारी पार्टीज है सर। आप NC है, कांग्रेस है। NC जो है वो 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, और जब 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी बोला ये 370 ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला जान सकते हैं क्योंकि इन्होंने 70 सालों में हुकूमत की। सर मैं इतना कह रहा हूं कि ये सच उन्होंने बोला है। जितना फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं उस बारे में उतना कोई नहीं जानता है। यही हमारी बदकिस्मती रही है। अगर वो टेम्पोररी था, उनकी हुकूमत थी, उधर से कांग्रेस की हुकूमत थी, एक बिल पास करनी थी और ये टेम्पोररी से परमानेंट हो जाता, और तब भी हमारा ग्राउंड जो है वो स्ट्रांग है।
तब भी हम कहते हैं कि 370 जो है वो डेफिनेटली वापस आएगा। सर आपको लगता है अल्ताफ साहब कन्वर्सेशन में है बीजेपी के साथ, क्योंकि आने वाले सियासी में ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है एनसी एंड पीडीपी? देखिए सर, ये तो अल्ताफ साहब के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी? ये तो सियासत है। देखिए, बात वो करनी चाहिए जिसका कोई फैक्ट हो। फैक्ट यही है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उमर साहब जो थे वो बीजेपी हुकूमत में यूनियन के अंदर रहे हैं, सच्चाई यही है। लेकिन इस सच्चाई ये भी है ना सर, अल्ताफ बुखारी के साथ उनके साथ अच्छा गठबंधन है, क्योंकि उनको बंद ही नहीं है बीजेपी वालों पीडीपी या एनसी के साथ। ये तो आप बोल रहे हो सर, लोग देख रहे हैं ना। देखिए सर, जिस टाइम पर पिछली बार सारे के सारे बीजेपी वाले जो थे वो उस टाइम पर वहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वो थी 370 आर्टिकल के लिए। अपनी पार्टी ने उस दिन ब्लैक डे मनाया, अपनी पार्टी ने उस दिन ब्लैक डे मनाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम इनके साथी हैं, वो वहां से खुशी मनाएंगे और हम मातम मनाएंगे, लेकिन ये यहां पर खाली देखिए असल में खाली एक इशू है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अपोजिशन पार्टीज के पास इस टाइम पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो सियासत करे। लोगों के पास जाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, लोगों ने आजमाया है। बोलेंगे कि हम जॉब पॉलिसी लाएंगे, लोगों ने आजमाया है। अब उनके पास एक ही चीज है, वो है 370। 370 ये एक सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 370 जो है ये जे.एंड.के का हक है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक में फैसला देगा। इवन बुखारी साहब ने जो हमारा ये लैंड था, सबसे पहले वही बंदे हैं जिन्होंने उस पर वो रिजर्वेशन लगवाई, हमारी जॉब्स पर रिजर्वेशन लगवाई। कम से कम उन्होंने कुछ तो दिखाया। हाँ, अब इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना और मीडिया के सामने आना, ये कौन सा अप्रोच है? घर में बैठकर भी टीवी पर देख सकते हो, जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहना? अल्ताफ साहब ने खुद पिटीशन डाला। हाँ, मैं कहता हूं कि जो मैं यहां से इस टाइम पे लाइव टेलीकास्ट में देख रहा हूं, वो मैं वहां जाकर नहीं देख सकता हूं। बाहर जाने का मकसद क्या है वहां बैठने का? आप मुझे बताइए। क्या जज साहब उनको देख रहा था कि ये बाहर बैठे ऐसे? लेकिन ये खाली क्या है कि लोगों को ये बोलना कि 370 जो यहां से लूटा गया है, हमारा जिगर छन्नी है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सच में उनका जिगर छन्नी था, 70 सालों में उन्होंने इसको क्यों नहीं वैसा किया? या कांग्रेस या ये जब सदर रियासत को चेंज किया, गवर्नर के अंदर, पीएम को चेंज किया सीएम के अंदर, उस टाइम पर भी मॉडिफिकेशंस इन्होंने लाई। शेख इंदिरा अकॉर्ड हुआ, किस बेस पर हुआ? इन्होंने कॉमन कैंडिडेट चुना शेख अब्दुल्ला को। इस टाइम पर नॉर्मली यहां पर मतलब एक पार्टी वो है ये ना, ये पार्टी नहीं, जो हमारे वो मुजफ्फर शाह साहब है, एनसी। हाँ, अक्सर बेशतर वो इस टाइम पे बोलते रहते हैं कि ओ एनसी ये एनसी वो। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, 1983 के अंदर फारूक अब्दुल्ला, जिस टाइम पे शेख अब्दुल्ला साहब जो है उनकी डेथ हो गई थी, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत किसने खत्म की थी? और वहां पर कौन बैठा था? उनका बाप ही बैठा था। उनका बाप ही वहां पर बैठा था, गुलाम अहमद शाह साहब। और फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने फिर से वापस अप्रोच लगाकर वापस अपनी हुकूमत में आ गए। आज ये सारे मिलकर खाली हक का सामना कर रहे हैं। सर टाइम कम है, लास्ट में यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? यूथ के लिए मेरी बस ये मैसेज है कि सबसे पहले अगर आप फिर से उसी बहकावे में आओगे तो फिर समझिए कि आपका फ्यूचर उसी तरीके से होगा जैसे ऑलरेडी इतने सालों में हो रहा था। आप खुद अवेयर हो, आप हिस्ट्री चेक कीजिए, आप रियल फैक्ट्स चेक कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि आज तक जो भी इन्होंने बोला हुआ है, क्या उस पर ये वादा बंद रहे? मैं यूथ से ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे पास आइए और अल्ताफ बुखारी साहब जो है उनके हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल नहीं है। वो चाहते हैं कि ओवरऑल जे.एंड.के के लिए कुछ मैं करूं। इवन हमारा मकसद है स्पोर्ट्स जो है ये बढ़े। हमारा मकसद है कि हमारे, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँगा, हमारे बच्चे बहुत सारे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। कोई जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई जाता है कहीं, कोई जाता है कहीं। मैं एक स्टेट की बात करूंगा, उत्तरांचल एक स्टेट है, पहले बनी थी, यूपी से कट हुई थी उत्तरांचल, आज उत्तराखंड है। जब वो अलग की गई,
उन्होंने सबसे पहले पता है क्या पॉलिसी लगाई स्टेट के अंदर? उन्होंने बोला कि जो भी यहां पर इंडस्ट्रीज लग जाएगी 5 साल तक वो टैक्स फ्री है। और इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहां पर लगी, कहने की बात ही नहीं। अल्टीमेटली वहां जो लोकल लोग थे उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिली, लेकिन 5 साल के बाद ये पॉसिबल मत है कि वो अपनी वो फैक्ट्री उठाकर निकल जाएंगे। 5 साल के बाद स्टेट को भी उसका फ़ायदा आया और वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है और उनको भी फ़ायदा आया। उसके बाद वहाँ पर आप देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस की बम्बार है। वहाँ पर बेंगलुरु के अंदर प्राइवेट कॉलेज की बम्बार है, पंजाब के अंदर प्राइवेट कॉलेज की बम्बार है। यहाँ पर तो खाली वो बीएड का एक कोर्स किया जाता था, उसमें कितने बंदे बाहर से आते थे, क्योंकि पैसा जिस टाइम पे आता है हमारे अंदर वही घूमता है। लेकिन पॉलिसी नहीं है कोई। यहां पर जो भी कुर्सी पर बैठता है वो खाली अपना देखता है, कोई ये नहीं देखता है कि हमें क्या करना चाहिए, किससे हमारा जो स्टेट का रेवेन्यू है वो बढ़ जाए। हम पॉलिसीज लैग कर रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर पे जो पढ़ा लिखा यूथ है हमारा, यहाँ पर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। जैसे हमारे वो बीडीएस वाले हैं, बीडीएस वाले बेचारे जूझ रहे हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट से मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉरेनर्स के अंदर दांतों का इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट के लिए ये कौन सी बड़ी बात है कि एक एक हॉस्पिटल में 5-5 बंदों को एडजस्ट करना। या उसके बाद वो एग्रीकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले, वो बाकी रहबरी खेल वाले, सारे बेचारे जूझ रहे हैं। पॉलिसी लैक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। तो ये थे मेरे साथ यूथ विंग लीडर तारिक बख्शी साहब। मैं पीर अरफात अपने कैमरा पर्सन के साथ श्री न्यूज़।